एक ही घर में दो बहुएं रहती थीं। बड़ी बहू कविता, जो शहर के सबसे अमीर परिवार से आई थी, और छोटी बहू सीमा, जो एक गरीब किसान की बेटी थी। दोनों का घर एक था, लेकिन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। कविता के कमरे में महंगे सामान की भरमार थी, जबकि सीमा के कमरे में जरूरत का सामान भी मुश्किल से था। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो सीमा के पास बहुत ज्यादा थी और कविता के पास बिल्कुल नहीं थी। वो था संस्कार और अपनापन। माँ जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरी रसोई अलग रखिए। मैं हर दिन इस छोटी रसोई में काम नहीं कर सकती। मेरे मायके में 4-4 नौकर खाना बनाते थे और यहाँ इतनी छोटी रसोई में 2-2 बहुएं। मुझसे नहीं होगा। बहू, घर छोटा है, थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। समझौता? मैंने शादी की है, कोई सजा नहीं काट रही। अगर मेरे पापा को पता चल गया कि मैं कैसी रसोई में खाना बना रही हूँ तो वो मुझे अभी अपने साथ ले जाएंगे। सीमा पास ही खड़ी थी। उसने सब कुछ सुना, लेकिन हमेशा की तरह चुप रही। वह जानती थी कि कुछ रिश्ते जवाब देने से नहीं, समय देने से सुधरते हैं। दीदी, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप पहले खाना बना लीजिए, मैं बाद में बना लूंगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है। बस यही फर्क है। तुम्हें छोटी चीजों में भी खुशी मिल जाती है क्योंकि तुमने कभी बड़ी जिंदगी देखी ही नहीं। मेरे लिए ये सब बिल्कुल सामान्य नहीं है। दीदी, गरीबी इंसान की आदत नहीं होती, बस उसकी परिस्थिति होती है, और परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सीमा ने मुस्कुराकर इतना कहा और चुपचाप दूसरी तरफ चली गई। लेकिन कविता को उसकी यही शांति सबसे ज्यादा चुभती थी। कविता बेटा, घर की खुशियां बर्तनों के आकार से नहीं, दिल के आकार से बनती है। अगर रसोई छोटी है तो मिलकर उसे बड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर दिल छोटा हो जाए तो सबसे बड़ा महल भी छोटा पड़ जा। पिताजी, आप लोग मेरी बात कभी समझेंगे ही नहीं। जिसने गरीबी नहीं देखी उसे गरीबी की आदत भी नहीं होती। ससुर ने कुछ नहीं कहा। उन्हें पता था कि समय हर घमंड का जवाब देता है। भाभी, आज खाना कौन बनाएगा? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम बैठो, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ, तुम्हें तो आदत है। गरीब लोग दिन भर रसोई में ही अच्छे लगते हैं। सीमा फिर भी मुस्कुराती रही। उसे अपनी बेइज्जती से ज्यादा घर की शांति की चिंता थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में यही छोटी सी रसोई पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली थी। सीमा की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसने इस घर की हर बात को अपनाने की कोशिश की। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर का ध्यान रखना और बिना किसी शिकायत के हर जिम्मेदारी निभाना, यही उसकी आदत बन गई थी। लेकिन कविता को सीमा का यही व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उसे लगता था कि सीमा जितना सीधी बनने की कोशिश करती है, उतना ही पूरा परिवार उसकी तरफ झुकता जा रहा है, और यही बात कविता के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या पैदा कर रही थी। माँ जी, एक बात पूछूं? आपने कभी ध्यान दिया है कि इस घर में सीमा जो भी करती है उसकी तारीफ हो जाती है, और मैं अगर कुछ अच्छा करूं तो कोई उसकी बात भी नहीं करता? आखिर ऐसा क्यों? बहू, बात तारीफ की नहीं है। सीमा जो करती है दिल से करती है, दिल से करती है। वो काम दिखाने के लिए नहीं करती, घर को अपना समझ कर करती है। इसीलिए सबको उसका अपनापन महसूस होता है। मतलब मैं दिखावा करती हूँ, यही कहना चाहती हैं आप? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर इंसान हर काम के बदले तारीफ ढूंढे तो उसे कभी संतोष नहीं मिलता। कविता ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसे सास की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसी समय सीमा रसोई से सबके लिए चाय लेकर बाहर आई। माँ जी, ये आपकी चाय। पिताजी, आपकी बिना चीनी वाली चाय। दीदी, आपके लिए भी चाय बनाई है। अगर चीनी कम लगे तो मैं और डाल देती हूँ। नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारे हाथ की बनी हुई चीज खाने की आदत नहीं है। मेरे मायके में इससे कहीं अच्छी चाय बनती थी। ठीक है दीदी, अगर कभी आपको लगे कि मैं कुछ सीख सकती हूँ तो आप मुझे सिखा दीजिएगा। मैं सीखने से कभी पीछे नहीं हटूंगी।
सीमा की बात सुनकर ससुर मुस्कुरा दिए। उन्हें पहली बार लगा कि इस लड़की के पास पैसे भले ही कम हों, लेकिन समझ बहुत बड़ी है। सीमा बेटी, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? पिताजी, हमारे पास थोड़ी सी खेती थी। बारिश कई साल ठीक नहीं हुई। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। फिर पिताजी मजदूरी करने लगे। माँ भी लोगों के घरों में काम करती थीं। हमने हमेशा कम में गुजारा करना सीखा है। इसलिए मुझे छोटी रसोई, छोटा घर या कम सामान देखकर कभी दुख नहीं होता। और तुम्हें कभी अपने पुराने दिन याद नहीं आते? आते हैं पिताजी, बहुत आते हैं। लेकिन मैं एक बात हमेशा याद रखती हूँ, गरीबी कभी शर्म की बात नहीं होती। अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी छोड़ दे, तब शर्म आनी चाहिए। सीमा की बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कविता भी चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी घमंड कम नहीं हुआ था। सीमा, तुम चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, लेकिन सच्चाई यही है कि पैसा ही इंसान की पहचान बनाता है। अगर पैसे न हों तो दुनिया इज्जत भी नहीं देती। दीदी, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा रिश्ते नहीं खरीद सकता। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई अमीर इंसान कभी अकेला नहीं होता और कोई गरीब इंसान कभी खुश नहीं होता। तुम्हें लगता है तुम मुझे समझा सकती हो? नहीं दीदी, मैं आपको समझाने की कोशिश भी नहीं कर रही। हर इंसान अपनी जिंदगी से सीखता है। जो बात आज मेरी लग रही है, हो सकता है कल वही बात आपको भी सही लगे। कविता गुस्से में वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसे सीमा की शांति, उसकी विनम्रता और उसका हर बात का सलीके से जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उधर सीमा फिर से रसोई में चली गई। वह चुपचाप शाम के खाने की तैयारी करने लगी। उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन यही रसोई पूरे घर में एक ऐसी परीक्षा लेने वाली है, जिसके बाद जिठानी और देवरानी का रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। पूरा परिवार नाश्ता कर रहा था। तभी आंगन के बाहर किसी ने आवाज लगाई। ससुर बाहर गए तो देखा कि उनके पुराने दोस्त अपने परिवार के साथ मिलने आए थे। कई सालों बाद वे अचानक बिना बताए घर पहुंचे थे। घर में मेहमान आने की खबर सुनते ही सास खुश हो गईं। उन्होंने दोनों बहुओं को आवाज लगाई। कविता, सीमा, जरा इधर आओ बेटा। आज घर में मेहमान आए हैं, बहुत सालों बाद आए हैं। मैं चाहती हूँ कि उनका स्वागत अच्छे से हो। तुम दोनों मिलकर आज का खाना तैयार कर लो। माँ जी, इतने सारे लोगों का खाना, वो भी इस छोटी सी रसोई में? मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती। मेरे हाथों में दर्द हो जाएगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। दीदी जितना कर पाएंगी उतना कर लेंगी। बाकी काम मैं संभाल लूंगी। मेहमान हमारे घर आए हैं, उन्हें किसी बात की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। वाह, हर बार तुम ही महान बन जाती हो। ऐसे बोल रही हो जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ तुम ही निभाती हो। दीदी, मैं महान बनने की कोशिश नहीं कर रही। बस इतना चाहती हूँ कि हमारे घर से कोई मेहमान नाराज होकर न जाए। बाकी अगर कहीं मुझसे गलती हो जाए तो आप मुझे रोक देना। कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में रसोई के अंदर चली गई। सीमा भी उसके पीछे चली गई। कुछ देर तक दोनों चुपचाप अपना अपना काम करती रहीं। रसोई में सिर्फ बर्तनों की आवाज सुनाई दे रही थी। सीमा, एक बात सच सच बताना, तुम हर समय इतनी शांत कैसे रहती हो? कोई तुम्हें कुछ भी कह दे, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? गुस्सा तो आता है दीदी, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन अगर मैं हर बात का जवाब गुस्से से दूं, तो घर में शांति कौन रखेगा? दो लोग अगर एक साथ नाराज हो जाएं, तो रिश्ता टूटने में देर नहीं लगती। तुम्हारी यही बातें मुझे समझ नहीं आती। दुनिया सीधी नहीं है। अगर इंसान हर समय झुकता रहे तो लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं। झुकना और टूट जाना दोनों अलग बातें हैं दीदी। मैं रिश्तों के लिए झुकती हूँ, अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं। अगर किसी दिन मेरी इज्जत पर बात आएगी तो मैं चुप भी नहीं रहूंगी। लेकिन छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करके घर का सुख खत्म नहीं करना चाहती। कविता पहली बार सीमा की आंखों में देख रही थी। उसे लगा था कि सीमा डरती है, लेकिन आज उसे महसूस हुआ सीमा डरती नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेती है। फिर भी उसका घमंड उसे ये बात मानने नहीं दे रहा था। बहुओं, खाना तैयार हुआ। मेहमान इंतजार कर रहे हैं।
बस माँ जी, 5 मिनट में सब तैयार हो जाएगा। कुछ देर बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगा। मेहमान बड़े प्रेम से खाना खा रहे थे। घर का माहौल खुशियों से भर गया। तभी ससुर के पुराने दोस्त मुस्कुराते हुए बोले, भाई साहब, इतने सालों बाद आज फिर वही अपनापन महसूस हुआ। खाने में सिर्फ स्वाद नहीं, घर का प्यार भी दिखाई दे रहा है। भगवान दोनों बहुओं को हमेशा खुश रखे। इतना सुनते ही कविता के चेहरे पर मुस्कान आई। उसे लगा शायद मेहमान उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने सीमा की तरफ देखकर कहा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम सीमा है। सीमा बेटा, तुम्हारे व्यवहार ने दिल जीत लिया। आजकल अच्छे खाने से ज्यादा अच्छा व्यवहार याद रहता है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। इतना सुनते ही कविता का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि लोग सिर्फ पैसे या बड़े घर की वजह से सम्मान नहीं देते, लेकिन उसका घमंड अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। मेहमानों के जाने के बाद घर फिर से पहले जैसा शांत हो गया। माँ जी, एक बात पूछूं? आज सब लोग सीमा की ही तारीफ कर रहे थे। क्या इस घर में मेरे किसी काम की कोई कीमत नहीं है? या फिर मैं चाहे कुछ भी कर लूं, आप लोगों को सिर्फ सीमा ही अच्छी लगेगी? कविता, तुम फिर वही बात कर रही हो। घर कोई प्रतियोगिता नहीं है। यहाँ कोई पहला और दूसरा नहीं होता। जिस दिन तुम तुलना करना छोड़ दोगी, उस दिन तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि सम्मान कैसे मिलता है। मतलब गलती मेरी ही है? सीमा तो हमेशा सही रहती है। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, व्यवहार से मिलता है। कविता बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। उधर सीमा आंगन में बैठी कपड़े तह कर रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कविता उसके बारे में क्या सोच रही है। भाभी, आप थकती नहीं है क्या? सुबह से आपको काम करते ही देख रहा हूँ। थकान तो होती है, लेकिन जब घर वाले मुस्कुराते हैं तो आधी थकान अपने आप चली जाती है। अगर कोई आपकी तारीफ की जगह आपको डांट दे तब भी? हाँ, तब भी, क्योंकि हर इंसान अपनी सोच के हिसाब से बोलता है। अगर मैं हर बात दिल पर लेने लगूं तो खुद ही दुखी रहूंगी। देवर मुस्कुराने लगा। उसे अपनी छोटी भाभी की बातें हमेशा अलग लगती थी। वह उम्र में छोटा था, लेकिन सीमा की बातें उसे हर दिन कुछ नया सिखा देती थी। उधर कमरे में, सुनिए, आपको सच सच बताना होगा। क्या आपको भी लगता है कि सीमा मुझसे बेहतर है? कविता, ये कैसा सवाल है? तुम दोनों इस घर की बहुएं हो, तुलना करके क्या मिलेगा? मुझे जवाब चाहिए। हर बार बात घुमा देते हैं। आज मेहमान भी उसी की तारीफ कर रहे थे। माँ जी भी उसी का साथ देती हैं। पिताजी भी उसी की बातें सुनते हैं। आखिर ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? अगर मेरी बात सुन सको तो एक बात कहूं? कहिए। तुम्हारे पास पैसे की कमी कभी नहीं रही। अच्छी परवरिश मिली, अच्छा जीवन मिला, लेकिन शायद तुमने कभी किसी की जगह खुद को रखकर सोचना नहीं सीखा। सीमा हर इंसान की बात पहले सुनती है, फिर जवाब देती है। यही फर्क है। तो अब आप भी उसकी तरफ हो गए? मैं किसी की तरफ नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस घर में 2 बहुएं रहें, 2 दुश्मन नहीं। कविता ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन का गुस्सा अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। उसे लग रहा था अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इस घर में उसकी कोई पहचान नहीं बचेगी। अगली सुबह सुबह ससुर ने पूरे परिवार को आंगन में बुलाया। सबको लगा शायद कोई जरूरी बात है। मैंने एक फैसला लिया है। अगले हफ्ते हमारे कुलदेवता की पूजा है। पूरा परिवार आएगा, रिश्तेदार भी आएंगे। इस बार घर की पूरी रसोई की जिम्मेदारी मैं अपनी दोनों बहुओं को देना चाहता हूं। मतलब हम दोनों मिलकर? हाँ, और इस बार मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे का साथ दो। घर की खुशी एक बहू से नहीं, दोनों बहुओं से बनेगी। मतलब हम दोनों मिलकर? जी, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी। कुलदेवता की पूजा में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। पूरा घर तैयारियों में लगा हुआ था। आंगन की सफाई हो चुकी थी। रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा जा चुका था। सास और ससुर चाहते थे
कि इस बार पूजा पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी पूरी हो। लेकिन उधर कविता के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह हर हाल में सीमा को पूरे परिवार के सामने छोटा साबित करना चाहती थी। सीमा, सुना तुमने? पूरे परिवार की रसोई हमें संभालनी है। इतने सारे लोगों का खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो सब लोग बातें बनाएंगे। दीदी, अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। आप चिंता मत कीजिए, हम आराम से सब संभाल लेंगे। तुम्हें हर काम इतना आसान क्यों लगता है? तुम्हें पता भी है कितने लोग आने वाले हैं? अगर खाना कम पड़ गया या समय पर तैयार नहीं हुआ तो सबसे पहले लोग हमारी ही तरफ उंगली उठाएंगे। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन अगर हम पहले से डर जाए तो काम शुरू ही नहीं होगा। हम दोनों मिलकर करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कविता मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं था। उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। सीमा, आज तक सबने तुम्हारी तारीफ ही की है, लेकिन इस पूजा के बाद पूरा परिवार देखेगा कि तुम भी बाकी लोगों जैसी ही हो। अगली सुबह आसमान सीमा धीरे-धीरे हमेशा की साफ तरह होने लगा। जल्दी उठ गई। उसने आंगन साफ किया, पूजा की तैयारी देखी, फिर रसोई में जाकर काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सास भी रसोई में पहुंची। सीमा बेटा, कविता कहाँ है? मैंने उसे भी बुलाया था। माँ जी, शायद अभी तैयार हो रही होंगी, आ जाएंगी। आधा घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा, लेकिन कविता रसोई में नहीं आई। सीमा अकेली ही काम संभालती रही। अरे, इतनी देर हो गई, कविता अभी तक नहीं आई। माँ जी, मैं जाकर बुला लाती हूँ। सीमा कमरे तक पहुंची। दरवाजा खटखटाया। दीदी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। माँ जी ने बुलाया है। सीमा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आज शायद मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगी। तुम संभाल लो, वैसे भी तुम्हें तो हर काम आता है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आराम कीजिए, मैं जितना हो सकेगा संभाल लूंगी। सीमा बिना कुछ कहे वापस रसोई में आ गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कविता की तबीयत नहीं, बल्कि उसकी योजना चल रही थी। सीमा बेटा, कविता नहीं आई? पिताजी, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आज मैं संभाल लेती हूँ। अकेले कैसे करोगी? इतने सारे मेहमान आने वाले हैं। अगर परिवार का साथ मिल जाए तो कोई काम बड़ा नहीं होता। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ससुर ने सीमा की तरफ देखा। उन्हें चिंता भी थी और गर्व भी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि यह लड़की जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटती। उधर कमरे में अब देखती हूँ, जब पूरा काम अकेले करेगी तो कैसे संभालती है। आज अगर जरा सी भी कमी रह गई तो सारी तारीफ एक दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। जिस दिन कविता सीमा को अकेला छोड़कर जीतना चाहती थी, उसी दिन सीमा का धैर्य उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। थोड़ी ही देर में रिश्तेदार एक एक करके घर आने लगे। पूरा आंगन लोगों से भर गया। कोई सास ससुर से मिल रहा था, कोई बच्चों के साथ बैठा था। घर में कई महीनों बाद इतनी रौनक दिखाई दे रही थी। उधर सीमा अकेली रसोई की जिम्मेदारी संभाल रही थी। उसे किसी बात की शिकायत नहीं थी। वह बस यही चाहती थी कि घर आए मेहमान खुश होकर जाए। सीमा बेटा, बहुत देर से काम कर रही हो, थोड़ी देर बैठ जाओ, बाकी काम बाद में हो जाएगा। नहीं माँ जी, पहले मेहमानों का काम पूरा हो जाए, आराम तो बाद में भी कर लूंगी। अगर कोई मेहमान इंतजार करता रह गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन तुम सुबह से एक पल भी नहीं बैठी, कम से कम पानी ही पी लो। आप चिंता मत कीजिए, जब सब लोग खाना खा लेंगे तब मैं भी आराम से बैठ जाऊंगी। सास ने सीमा के सिर पर प्यार से हाथ रखा। उन्हें पहली बार लगा कि इस लड़की ने इस घर को सच में अपना मान लिया है। उधर कमरे में सुनिए, बाहर क्या हो रहा है? सब लोग आ गए क्या? हाँ, लगभग सभी रिश्तेदार आ चुके हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, तुम अभी तक कमरे में क्यों बैठी हो? मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कविता, मुझे इतना तो समझ आता है कि कब इंसान सच बोल रहा है और कब बहाना बना रहा है। अगर तुम्हें सीमा से शिकायत है तो उससे बात करो, लेकिन पूरे परिवार की खुशी दांव पर मत लगाओ। आपको भी वही सही लगती है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि रिश्ते जीतने के लिए किसी अपने को हराना जरूरी नहीं होता। कविता चुप हो गई।
लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही जिद थी। उसे भरोसा था कि आज किसी न किसी बात पर सीमा से गलती जरूर होगी। आंगन में भाई साहब, आप लोग बैठिए, अभी बहुएं खाना लेकर आती होंगी। अरे, इस बार तो घर पहले से भी ज्यादा खुश लग रहा है। दो दो बहुएं हैं, अब तो आपको किसी बात की चिंता ही नहीं होगी। भगवान की कृपा है, बस सब मिलजुल कर रहें, यही सबसे बड़ी दौलत है। इतने में सीमा रसोई से बाहर आई। उसने सबसे पहले बड़े बुजुर्गों को खाना परोसा, फिर बच्चों को बैठाया, फिर बाकी रिश्तेदारों का ध्यान रखने लगी। वह लगातार काम कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा संतोष दिखाई दे रहा था। बेटी, तुम कब से काम कर रही हो? थोड़ा बैठ भी जाया करो। बाबा जी, आप लोग खुश होकर खाना खा लीजिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आजकल ऐसी बातें बहुत कम सुनने को मिलती हैं। दूर खड़ी कविता ये सब सुन रही थी। हर बार जब कोई सीमा की तारीफ करता, उसे ऐसा लगता जैसे उसके मन का घमंड और बेचैनी एक साथ बढ़ रही हो। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो सब लोग इसकी ही तारीफ करते रहते हैं? क्या सिर्फ अच्छा बोल लेने से कोई इतना बड़ा बन जाता है? नहीं कविता, अच्छा बोलने से नहीं, अच्छा निभाने से। तुमने हमेशा लोगों से सम्मान मांगा है, सीमा ने कभी नहीं मांगा, फिर भी उसे सम्मान मिल रहा है। यही दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। कविता ने पहली बार अपने पति की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। तभी ससुर धीरे धीरे उठे। उन्होंने पूरे परिवार की तरफ देखा और बोले, आज मैं तुम सबके सामने एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। पैसा भी देखा, गरीबी भी देखी, बड़े घर भी देखे और टूटते हुए रिश्ते भी देखे। लेकिन आज मैंने एक ऐसी बात देखी जिसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। पूरा आंगन बिल्कुल शांत हो गया। सब लोग ससुर की बात ध्यान से सुनने लगे। कविता भी अपने कमरे से बाहर आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। आज इस घर में जितने भी मेहमान आए, उनमें से किसी ने ये नहीं पूछा कि रसोई कितनी बड़ी है। किसी ने ये नहीं पूछा कि बर्तन कितने महंगे हैं। सबने सिर्फ एक बात कही कि इस घर में अपनापन है, और उस अपनापन को बनाए रखने में सीमा ने अपना पूरा मन लगा दिया। पिताजी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया? नहीं बेटी, मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। घर को बड़ा बनाने के लिए बड़ी अलमारी, बड़े कमरे या महंगे सामान की जरूरत नहीं होती। घर बड़ा तब बनता है जब उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ना सीख जाते हैं। कविता ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार लगा कि पिताजी उसे डांट नहीं रहे, समझा रहे हैं, लेकिन उसके मन में अभी भी अहंकार बाकी था। अगर मैं अमीर घर से आई हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी गरीबी देखी ही नहीं। मैं जैसी पली बढ़ी वैसी ही सोच लेकर यहाँ आई हूँ। क्या सिर्फ इसीलिए मैं हमेशा गलत रहूंगी? नहीं बेटी, अमीर होना कभी गलती नहीं होती, लेकिन अगर इंसान अपनी अमीरी को दूसरों की इज्जत से बड़ा समझने लगे, तब गलती शुरू होती है। ससुर की बात सुनकर आंगन में बैठे सभी लोग चुप हो गए। सीमा भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। सीमा, तुम भी कुछ बोलो, आज तुम्हारी भी बात सुननी चाहिए। माँ जी, मैं क्या कहूँ? दीदी मुझसे बड़ी हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ। उन्होंने अगर कभी मुझे कुछ कहा भी तो मैंने उसे बुरा नहीं माना। हर इंसान की सोच अलग होती है। समय के साथ हम सब बदलते हैं। मुझे भरोसा है एक दिन दीदी मुझे समझेंगी। सीमा की बात सुनकर कविता ने पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसे उम्मीद थी कि आज सीमा उसके खिलाफ बोलेगी, लेकिन सीमा ने तो उसकी शिकायत तक नहीं की। सीमा, मैंने तुम्हें कितनी बार ताने दिए, कई बार तुम्हारी बात काटी, तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश की, फिर भी तुमने कभी मेरी शिकायत क्यों नहीं की? दीदी, अगर मैं आपकी शिकायत करती तो शायद मुझे थोड़ी देर की खुशी मिल जाती, लेकिन हम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो जाता। मैं इस घर में जीतने नहीं, रिश्ते निभाने आई हूँ।
अगर घर की दो बहुएं ही एक दूसरे की दुश्मन बन जाएं, तो सबसे ज्यादा दुख माँ जी और पिताजी को होगा। मैं वो दुख कभी नहीं देना चाहती। ये शब्द सीधे कविता के दिल में उतर गए, लेकिन अभी भी उसके अंदर का घमंड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह चुपचाप वहां से चली गई। पूजा को 3 दिन बीत चुके थे। साफ होने लगा। घर फिर से अपनी पुरानी रफ्तार में लौट आया था। तैयारी कविता अब पहले जैसी रसोई में जाकर आवाज में बात शुरू नहीं करती थी। कुछ रामू काका, आप अचानक? पापा नहीं आए? सब ठीक तो है? बिटिया, सेठ जी आना तो चाहते थे, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने मुझे भेजा है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। पापा ठीक तो है ना? ठीक तो हैं, लेकिन उनका कारोबार बहुत बड़े घाटे में चला गया है। कई फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी, कई जमीनें बेचनी पड़ी, बैंक का भी बहुत कर्ज हो गया है। कविता के हाथ से बैग लगभग छूट गया। जिस पिता के नाम पर उसे हमेशा घमंड था, आज वही पिता मुश्किल में थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा ने तो कहा था उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने तुम्हें कभी परेशान नहीं करना चाहा, इसलिए सच छुपाते रहे। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि उन्होंने कहा, बिटिया को सच बता देना। इतना कहकर रामू काका चले गए। कविता बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। उसी समय दीदी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सीमा, आज मुझसे कोई सवाल मत पूछो। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। ठीक है, अगर आप अकेली रहना चाहती हैं तो मैं कुछ नहीं पूछूंगी। लेकिन अगर कभी लगे कि किसी अपने की जरूरत है तो मैं यहीं हूँ। सीमा चुपचाप वापस चली गई। उसने जबरदस्ती कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। यही बात कविता को अंदर तक छू गई। रातकोट। कविता, तुम पूरे दिन चुप हो, कुछ हुआ है क्या? आज पहली बार मुझे समझ आया कि पैसा हमेशा साथ नहीं रहता। जिस अमीरी पर मुझे सबसे ज्यादा घमंड था, वो एक ही दिन में चली गई। अगर पापा सच में मुश्किल में हैं, तो मैं उनकी कोई मदद भी नहीं कर सकती। कविता, मुश्किल समय में परिवार पैसे से ज्यादा काम आता है। तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कविता की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार महसूस हुआ, जिस घर को वो छोटा समझती थी, आज वही घर उसे सबसे बड़ा सहारा दे रहा था। और दरवाजे के बाहर खड़ी सीमा ये सारी बातें सुन चुकी थी। लेकिन वो अंदर नहीं गई। उसने सोचा, आज दीदी को सलाह नहीं, सिर्फ अपनापन चाहिए। वह चुपचाप रसोई में गई, एक कप गरम दूध बनाया और बिना कुछ कहे कविता के कमरे के बाहर रखकर वापस लौट आई। कविता ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक गिलास दूध और उसके नीचे एक छोटी सी पर्ची रखी थी। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, परिवार की मुश्किल किसी एक की नहीं होती, हम सब साथ हैं। कविता उस पर्ची को हाथ में लेकर देर तक देखती रही। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि पहली बार जिस गरीब देवरानी को वो हमेशा छोटा समझती थी, उसी ने बिना कुछ कहे उसे सबसे बड़ा सहारा दिया। मैं कैसी इंसान बन गई थी। जिस लड़की ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, मैं उसी को हर दिन नीचा दिखाने में लगी रही। मैं हमेशा सोचती रही कि पैसा सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जब पापा मुश्किल में आए, तब मेरे पैसे नहीं, इस घर के लोगों ने मेरा साथ दिया। और सबसे पहले सीमा ने। दीदी, अंदर आ जाऊं? हाँ सीमा, आ जाओ। रात को आपने ठीक से खाना नहीं खाया था, इसीलिए आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। पहले थोड़ा खा लीजिए, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। सीमा, तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो? मैंने तुम्हें कभी अपनापन नहीं दिया। हर छोटी बात पर तुम्हें ताना मारा, फिर भी तुम हर बार मेरी चिंता करती हो। आखिर क्यों? दीदी, जब मेरी इस घर में शादी हुई थी, तब मेरी माँ ने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, जिस घर में जा रही हो वहां रिश्ते जीतने मत जाना, उन्हें निभाने जाना। मैंने वही बात आज तक याद रखी है। अगर मैं भी हर बात का जवाब गुस्से से देती, तो शायद आज हम दोनों एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। लेकिन क्या तुम्हें कभी दुख नहीं हुआ जब मैंने सबके सामने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, जब मैंने तुम्हें छोटी रसोई वाली बहू कहा, जब मैंने हर बार तुम्हें एहसास दिलाया कि तुम मुझसे कम हो? क्या तब भी तुम्हें दर्द नहीं हुआ? दर्द हुआ था दीदी, बहुत हुआ था। मैं भी कई रात रोई हूँ। कई बार मन हुआ कि अपने मायके चली जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा,
अगर मैं हार मानकर चली गई तो हार सिर्फ मेरी नहीं होगी। माँ जी टूट जाएंगी, पिताजी दुखी हो जाएंगे, मेरे पति को लगेगा कि वो अपना घर नहीं संभाल पाए। मैंने सोचा अगर मेरे थोड़े से धैर्य से पूरा परिवार बच सकता है तो ये सौदा बुरा नहीं है। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सीमा कमजोर नहीं थी। वो हर दिन खुद से लड़कर इस परिवार को जोड़े हुए थी। सीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने हमेशा तुम्हारे कपड़ों को देखा, तुम्हारे मायके को देखा, तुम्हारी गरीबी को देखा, लेकिन कभी तुम्हारा दिल नहीं देखा। आज समझ आया कि इंसान की कीमत उसके बैंक खाते से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। दीदी, अगर आप सच में बदलना चाहती हैं तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बस आज के बाद खुद को कभी किसी से बड़ा मत समझिए और किसी गरीब इंसान को छोटा मत समझिए, क्योंकि भगवान हर किसी को अलग परिस्थिति देता है, लेकिन इंसानियत सबको बराबर देता है। इतने में सास दरवाजे तक पहुंची। उन्होंने दोनों बहुओं को साथ बैठा देखा। दोनों की आंखें नम थीं। लेकिन इस बार ये आंसू किसी झगड़े के नहीं, रिश्ता जुड़ने के थे। अरे, तुम दोनों यहाँ बैठी हो, मैं कब से तुम दोनों यहाँ बैठी हो, मैं कब से ढूंढ रही थी। क्या बातें हो रही हैं? माँ जी, आज पहली बार मैंने अपनी छोटी बहन से बहुत कुछ सीखा है। मैं उसे हमेशा देवरानी समझती रही, लेकिन आज से ये सिर्फ मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन है। सीमा मुस्कुरा दी। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी रिश्तों की सबसे बड़ी जीत शब्दों से नहीं, आंखों से दिखाई देती है। अगली सुबह आसमान कविता सीमा से पहला उठकर रसोई संभालती है और फिर सीमा भी साथ में काम करवाने लगती है। सास आकर बोलती है, हे भगवान, हर घर की रसोई में ऐसा ही प्यार बनाए रखना। रसोई का आकार नहीं, उसे चलाने वालों का व्यवहार घर की पहचान बनाता है। पैसा इंसान को बड़ा बना सकता है, लेकिन संस्कार ही उसे सम्मान दिलाते हैं। घमंड रिश्ते तोड़ता है और अपनापन उन्हें जोड़ता है। हर रोज एक नई कहानी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके जैसे कहानी के दीवानों का यहाँ स्वागत है।